हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली मॉर्निंग को 6 बजे आपसे मिलते हैं, जहां हम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के जो आर्टिकल्स होते हैं, करंट अफेयर्स, वो हम बात करते हैं, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स की हम बात करें, मेंस की बात करें, दोनों के लिए बहुत ही रेलेवेंट होते हैं। प्लस जो डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं सांसद टीवी के, उसको भी आर्टिकल्स के फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी एक होल कवरेज, एक वाइड कवरेज हो सके प्रिपरेशंस की। तो इसी सीक्वेंस में आज भी मेरे पास में 4 से 5 आर्टिकल्स हैं, वैसे 6 आर्टिकल हैं, लेकिन कोशिश करेंगे 5-50 मिनट के इस शॉर्ट ड्यूरेशन में वो 6 टॉपिक कंप्लीट कर लें, है ना? ताकि आपका कम टाइम में कवरेज ज़्यादा हो, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले आप जो लोग जुड़ चुके हैं, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और क्लास को थोड़ा, सेशन को शेयर कर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके क्लास से, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का सबसे पहला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपका पेपर 1 में भी है, 2 भी है, 3 में भी है। क्या टॉपिक है? NMCG। क्या मतलब हुआ? ये क्या आ गया? NMCG, इसका मतलब हुआ, यस, आपका हो गया इसमें नेशनल, इसका यस, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये और नमामि गंगे। आपने, आई होप कि आपने नमामि गंगे का जो प्रोग्राम है ये आपने सुना भी होगा। दोनों हम बात करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको समझिए। कॉन्टेक्स्ट अभी ये है कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, है ना, ने वैसे ये कब बनाया गया था जल शक्ति मंत्री? 2019 में, है ना? तो इन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि एनएमसीजी के अधिकार प्राप्त कार्यबल यानी कि यहाँ पर ईटीएफ की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है। देखिए, नमामि गंगे बोलिए या एनएमसीजी बोलिए, इसके जो है ना, इसके लिए यहाँ पर इम्पावर्ड टास्क फोर्स बनाया गया था। इम्पावर्ड टास्क फोर्स क्या होगा ये भी हम बात करेंगे, ठीक है? लेकिन इम्पावर्ड टास्क फोर्स की 10वीं मीटिंग थी, मतलब 9 हो चुकी है ना? तो इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अभी ये कॉन्टेक्स्ट है। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आपको जानना है, क्या आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, क्या आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से गेन करनी है, ये हम बात करेंगे, ठीक है? तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में कैसे आएगा, थोड़ा हम ये बात कर रहे हैं, ताकि आपकी आपके पास जो कंफ्यूजन है वो ना हो। किसी ने किसी कमेंट हम ये भी देखे कल परसों के टाइम में कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये अ, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पेपर 1, 2, 3 हम बात करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हम बात करें मेंस की, बात करें, है ना? प्रीलिम्स की हम बात करते ही नहीं है। प्रीलिम्स की बात कभी करते ही नहीं है, और प्रीलिम्स के लिए आई होप कि आप बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि आप जहां तक आप क्लासेस कर रहे हैं, आप जहां तक फोकस कर पा रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं। मेंस के लिए कुछ ही लोग होते हैं, वो 95% प्रीलिम्स के लिए फोकस होता है। ओनली ओनली हम बोल रहे हैं, मेंस पे कोई फोकस नहीं। ऐसा नहीं कि मेंस के बारे में आइडिया नहीं है, मेंस के बारे में आइडिया होता है थोड़ा बहुत, ठीक है? और कुछ लोग को अच्छा भी आइडिया होता है, लेकिन फिर भी वो मेंस में से फोकस नहीं करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मेंस थोड़ा बोरिंग होता है। तो बिना बोरिंग और बिना दर्द, बिना पेन का गेन हो जाए, नो पेन नो गेन, सिंपल सिंपल फंडा है कि अगर आपको पेन नहीं होगा तो आपको गेन भी नहीं होने वाला है। तो बोरिंग लगता है जरूर है मेंस पढ़ने में। इसीलिए मेंस में आप देखेंगे कि जब भी टॉपिक्स हम मेंस के रिगार्डिंग हम लेके आते हैं, तो वहां पर लोग इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। इवन की मैगजीन क्लास अगले ही वीक रिज्यूम होने वाली है, वो पूरा मैगजीन जो होता है ना, वो आपका मेंस ओरिएंटेड ही होता है। लेकिन देखिए कितने लोग उसको देखने आते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम यहाँ पर रखते, मतलब रिवर को लेकर आसान आसान क्वेश्चंस रख दे, सिंपल सिंपल जो आपसे बन जाए, तो एक मोटिवेशन आपके अंदर आता है कि यार ये क्वेश्चन से बन गया। लेकिन क्या फायदा है इसका? जो आपको आ रहा है वही इस चीज को बना रहे हैं, क्या फायदा है इसका? तो अल्टीमेटली वही चीजें जो हम बार बार रिपीट करते आए, ठीक है? और कुछ लोग समझे भी है, कुछ लोग समझे भी इस बात को। हम चाहते हैं ये जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, और भी लोगों को फैलाइए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मेन से फोकस कितना करना है, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस इज एवरीथिंग, बोल सकते हैं सब कुछ मेंस ही है। आप मेंस में अच्छा मार्क्स लाते हैं, इंटरव्यू में कम मार्क्स लाने से भी आपका थोड़ा सा क्लियर हो सकता है। लेकिन मेंस बुरा गया, आप मेंस के लिए तैयार नहीं है। आंसर राइटिंग के हिंदी वाले स्टूडेंट के अंदर ना कुछ चीजें कमियां होती है। कुछ कमी ये होती है ना, मतलब ये हम ऑब्जर्व किए, जहां तक हमने देखा है उसके बिहाफ में बता रहे हैं ना, कि जो लोग निकाल लेते हैं ना, उनका माइंडसेट बिल्कुल कुछ और होता है, लेकिन जो लोग नहीं निकाल पाते हैं,
ऐसा नहीं नॉलेज नहीं है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास कंटेंट है, उनके पास उनको लिखने भी आता है, लेकिन कैसे लिखना है उसे ये नहीं आता है, क्या लिखना है उसे ये नहीं आता है। बस हिंदी, क्योंकि हिंदी से लिखना आई थिंक कि बहुत आसान है, खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए और भी आसान है, कि हिंदी जो बोल रहे हो उसको बस लिखना है। लेकिन इतना ही आसान होता तो हर एक क्लास 9-10 का बच्चा भी जाके बैठ के वो निकाल लेता। ऐसा लेकिन नहीं है। बस यही डिफरेंस को समझना है आपको। थोड़ा अपने आप में सोचिए, थोड़ा चिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए कि क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है? आई होप कि शुरुआत में आपको हम लेक्चर सुना दिए। तो अगर बुरा लगे तो कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये आपकी 10th मीटिंग इसकी हुई, और 10th मीटिंग जब हुई तो थोड़ा हम ये समझते हैं कि इस मीटिंग में क्या हुआ, ब्रीफली समझते हैं, और ब्रीफली समझने के बाद में हम चले जाएँगे कि क्या आगे आपको इसका बेसिक आपको जानना है, ठीक है? क्योंकि आपका नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा जो है ना, फॉर क्लीन गंगा, ये थोड़ा-सा बेसिक इसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया आपको हम दे देंगे। देखिए, इस बैठक में बेसिकली फ़ोकस ये किया गया, किस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग की रिवर जो गंगा है, गंगा रिवर को हम लोग शुरुआत में, यानी कि आप ये मान चलिए कि 1978 के आसपास में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो आपका एक्ट आया था, तो उस टाइम में रिवर गंगा को कहीं न कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि उसे एक नेशनल जो रिवर है, वो हम लोग कंसिडर किए। 2009 आता है, फिर हम लोग कहीं न कहीं ये मानते हैं इवन कि 2009 में नेशनल रिवर जो वो भी माने। लेकिन 2017-18 के आसपास में हम लोग ये कंसिडर किए कि जो रिवर गंगा है, वो एक लिविंग एंटिटी है। लिविंग बोलते हैं तो यानी कि उनके पास में कुछ भी राइट्स होने चाहिए। तो एक रिवर पास में राइट्स होने चाहिए। आई थिंक कि कुछ साल पहले आपने सुना भी होगा, 4-5 साल पहले की बात है, कि गंगा रिवर को एक लिविंग एंटिटी के रूप में उसे कंसीडर किया गया, माना गया है। ठीक है? तो इसमें फ़ोकस ये किया गया कि शुरुआत में फ़ोकस जो हम लोग कर रहे थे कि हम लोग सैनिटेशन में, साफ-सफाई में, गंगा की सफाई में हम लोग फ़ोकस कर रहे थे। अब जो फ़ोकस की जा रही है, ध्यान सुनिए, अब जो फ़ोकस इसमें ख़ासकर ये जो बैठक हुई ना, इस बैठक में कुछ बातें की गई कि हम लोग ज़्यादा फ़ोकस कहाँ करेंगे, ख़ासकर टूरिज़्म में, पर्यटन जो होता है आपका वो बोल सकते हैं। इसके बाद जो अर्थ गंगा होता है इकोनॉमी में, यानी कि हम लोग अब गंगा रिवर की साफ-सफाई कर चुके हैं। अब इस गंगा रिवर में किस तरीके से पर्यटक जुड़े इस रिवर से, घूमने के लिए आए, देखने के लिए आए, विज़िट करें, और यहाँ से इस रिवर गंगा से पीने के पानी तो मिले ही। लोगों को डेली जो बेसिस पानी मिलना चाहिए, एसेंशियल वाटर जो वो मिले। लेकिन इसके अलावा इस रिवर वाटर से हम लोग को कुछ अर्निंग भी हो। कैसे होगा? इसकी रिगार्डिंग बात की गई। ठीक है? अभी। तो अभी तो अपडेट किया गया, लेकिन जो बेसिक है, यही आपका ज़्यादा काम आने वाला है। तो नेशनल मिशन ऑफ रिवर गंगा जो है ना, यानी कि नमामि गंगे प्रोग्राम भी बोलिए। देखिए, क्या हुआ ना, इसी प्रोग्राम के अंडर में ये आपका स्टार्ट किया गया। नमामि गंगे जो प्रोग्राम है, इसी के अंडर में आपका रिवर गंगा कंजर्वेशन मिशन, ठीक है, ये मिशन स्टार्ट किया गया था। या फिर आप ये बोलिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये भी आपका स्टार्ट हुआ था। अब एक डाउट ये है कि जब ये स्टार्ट हुआ, और ये जो मिशन स्टार्ट हुआ 2014 में, ठीक है, तो इसके एक्सपेंडिचर को लेकर 20,000 करोड़ रुपए इसमें एलोकेट किया गया। लेकिन अभी जो है ना, अभी इस जो मीटिंग हुई, इसमें थोड़ा बढ़ा दिया गया। कितना? 30,000 हो गया। ये 20 था, इसमें 10 प्लस हो गया। मतलब टोटल अभी कितना है? वो 30,000 करोड़ है। ठीक है? इसको आप दिमाग में रखना। वैसे-वैसे आपको ऐसे दिमाग में रखना, ठीक है? प्लस यहाँ पर इसमें जो फोकस करने वाला जो पॉइंट है ना, वो ये है, 2 चीज़ें फोकस ये कर रहा है। किसमें? तो रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रदूषण को कम करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कंजर्व एंड रेजुवेनेट गंगा, गंगा को कंजर्व करना, संरक्षण देना, ठीक है, उसको रेजुवेनेट करना, यानी कि उसको और भी प्योर करना, और भी उसको प्यूरिफाई करना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको फोकस किया गया। अब इसी नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये स्टार्ट किया गया था। जब स्टार्ट किया गया तो इसके कुछ साल के बाद, यानी कि बोल सकते हैं 2019 आया, 19 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को बनाया गया, ताकि स्पेशली वो डेडिकेट रहे किसके लिए? तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आपको बनाया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में 2 मिनिस्ट्री को रखा गया। कौन सा? तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन, ये एक मिनिस्ट्री है। आयुष, आप सोच रहे हो सर ये इतनी बड़ी मिनिस्ट्री? यस, मिनिस्ट्री है। इसके बाद एक मिनिस्ट्री और भी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। पहले के टाइम में हम लोग इतना फोकस करते नहीं थे, लेकिन क्योंकि एक वाटर जो है ना, हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। मतलब क्या एक बोलते हैं कि जल ही जीवन है, ऐसे बोलते हैं ना। तो जल ही जीवन है, लेकिन जल के लिए हम लोग डेडिकेटेड जो मिनिस्ट्रीज है, मंत्रालय है, वो हम लोग रखे ही नहीं थे।
अब थोड़ी सी बोल सकते हैं कि डेडिकेटेड है। एक पीने के पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के लिए मिनिस्ट्री मंत्रालय, एक आपके वाटर रिसोर्सेज के लिए है, प्लस रिवर डेवलपमेंट नदी के का विकास, ठीक है, या गंगा रिजुवनेशन, इसके रिगार्डिंग एक मिनिस्ट्री है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में ही आता है, ठीक है। इसी मिशन गंगा के लिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए यहाँ पर $400 मिलियन भी मिले थे। किसने दिया था? तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने खासकर इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके विकास के लिए, गंगा रिवर के विकास के लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने भी यहाँ पर अपनी कुछ बोल सकते हैं फंडिंग थोड़ी सी दी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट है इनके बारे में। मेन फोकस क्या ऑब्जेक्टिव आपका, ये ऑब्जेक्टिव रहा जो कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा कुछ हम बात करते हैं, रिवर गंगा भी यहाँ पर आया है ना। तो यहाँ रिवर गंगा में कुछ भी पॉइंट की बात करें, लेकिन इससे पहले तो ये जानते हैं कि रिवर गंगा बात जब उठी हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट अभी भी समझ लीजिए कि रिवर गंगा के रिगार्डिंग जो भी इसका स्ट्रक्चर है या रिवर गंगा जो सिस्टम है, इसको थोड़ा देख लीजिए कि रिवर गंगा किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, किस तरह के इसके ट्रिब्यूटरीज है ना, सहायक रिवर है। तो यहाँ पर गंगोत्री है ना, जो कि गंगा रिवर का ऑरिजिन मानते हैं, लेकिन जब ये ऑरिजिन होता है तो इसे भागीरथी कहते हैं और ये देव प्रयाग में मिलती है। लेकिन देव प्रयाग में मिलने से पहले, यहाँ देखिए ये देव प्रयाग, ठीक है, लेकिन इसके पहले जो रिवर, एक रिवर यहाँ से निकलती है जिसको बोलते हैं अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा ये आपका भागीरथी, ठीक है। तो यहाँ से जब बद्रीनाथ से जब वो निकलती है तो इसी अलकनंदा रिवर में कुछ रिवर जो है इसको ज्वाइन करती है। कौन कौन सी रिवर? तो एक आपका होगा धौली गंगा जो कि विष्णु प्रयाग में ये मिलती है। नंद प्रयाग जो कि यहाँ पर आपका ये आपका प्लेस है जो कि यहाँ पर नंदाकिनी जाके मिलती है, ठीक है। पिंडार गंगा बोल सकते हैं जो कि कर्ण प्रयाग में मिलती है। और ये रहा आपका मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी रिवर जो केदारनाथ से निकलती है और यहाँ रुद्रप्रयाग में मिलती है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं साइड हट जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से इसको ज्वाइन करती है। फाइनली जब ये आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में इसको ज्वाइन करती है। एक रिवर और यहाँ साइड से, ठीक है, खोपचे में यमुनोत्री यहाँ से है। यहाँ से जब ओरिजिन पॉइंट है, यमुना रिवर यहाँ से निकलती है। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आप ये बताइए कि गंगा रिवर और यमुना रिवर दोनों कहाँ पर आके मिलते हैं? दोनों कहाँ पर आके मिलते हैं, किस प्लेस मिलते हैं? ये आप कमेंट कर देना, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट कर देने से सही रहेगा, आप लिख लीजिए कि क्या आंसर है और जब क्लास खत्म हुआ तो क्लास के बाद में ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, ताकि कमेंट पे फोकस होता है। कुछ ही लोग का कमेंट आता है, बिल्कुल कुछ लोग का, मतलब 4 5 6 कभी कभी 7 8 10 तक लास्ट। लेकिन आई होप सोचिए कि क्लास के व्यूज अगर जा रहे हैं कम से कम 300 भी जा रहे हैं, 400 भी जा रहे हैं, है ना, 400 तक लास्ट जाते हैं व्यूज, मतलब पूरे 12 15 घंटे के बाद में, तो कम से कम चलिए 200 भी नहीं, 400 तो दूर की बात है, ठीक है। अगर आप 50 भी करते हैं, 50 तो कर सकते हैं ना। अगर आप लाइव भी, अगर आप कम से कम 30 40 तक देख रहे हैं लाइव, तो आप 50 तक तो कर ही सकते हैं। इतनी तो कम से कम बनता है आपका, है ना। चलिए, तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा नॉलेज गेन किया। अब थोड़ा ये देखते हैं कि क्या फोकस इसमें होने वाला है। तो हमने अभी शॉर्टकट में बताया, लेकिन आप यहाँ लॉन्ग कट में देख लीजिए। अर्थ गंगा के ऊपर फोकस होने वाला है। क्या होता है अर्थ गंगा? हमने अभी कहा कि पहले के, अभी कुछ साल पहले फोकस कहाँ पर था? गंगा की साफ सफाई में फोकस थी, गंगा की सैनिटेशन में फोकस हो रहा था। लेकिन अब जो फोकस है वो बेसिकली फोकस कहाँ होगा? तो किस तरीके से जो पर्यटक है वो अट्रैक्ट हो सके, आ सके, कैसे यहाँ पर इकोनॉमी इसके इससे मतलब आसपास के जो लोग हैं, लोकल से लोग हैं, इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही हो सके, रिवर से कनेक्ट करते हुए ड्रिंकिंग वाटर सही हो सके। ये सब चीजें फोकस अब करने की बात आई है। सैनिटेशन, साफ सफाई हो गई है, अब आई यहाँ पर कुछ इनकम करने की बारी आई है। तो यहाँ पर एक टर्म आपने देखा होगा, अर्थगंगा। अर्थगंगा में क्या होगा कि जो भी लोकल्स है, इवन के लोकल्स, यानी जहां जहां गंगा रिवर फ्लो करती है, जिस स्टेट से, यूपी आपका, उत्तराखंड, बिहार हो गया, तो वेस्ट बंगाल, तो जहां से फ्लो कर रही है, तो वहां के आसपास में जो गांव होंगे, जो सिटी होंगे, वहां के लोग खासकर रिवर गंगा से अपनी अर्निंग कर सके, उनकी कुछ कमाई हो सके, इस पे फोकस की जाएगी। उसी को बोला गया अर्थ गंगा। अर्थ मतलब यानी कि अर्थव्यवस्था वाला, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक है। तो इसी को अर्थ गंगा बोला गया। पर्यटन पे फोकस किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 75 जो सिटीज है ना, इसको प्रदर्शनी और या मेले, यानी कि अभी जो अभी आपको जस्ट बताया कि जो रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, उसमें 75 प्लेस को इसमें बेसिकली इसमें डिटेक्ट किया गया, चूज किया गया, और इसमें बोला गया है कि ये जो 75 सिटीज है उसमें यहाँ पर फोकस की जाएगी। जैसे आपको मालूम है रिवर के आसपास मेले लगते हैं, मेला लगना यानी कि यहाँ के पर लोग आएंगे,
मेले में सामान खरीदेंगे, कुछ खाएँगे, कुछ पिएँगे, ठीक है? यानी इससे क्या होगा कि जो शॉप की जो भी मेले में जो ठेले लगाते हैं, उसकी कुछ अर्निंग होगी। तो ये भी फ़ोकस किया जा रहा है खासकर इसमें। छोटी-छोटी का स्टेप्स हैं, लेकिन छोटे-छोटे बहुत बड़ा होता है। फिर यहाँ पर एक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। कॉरिडोर क्या होता है? बेसिकली लिंक होता है कनेक्ट करने वाला, ठीक है? तो जो रिवर यहाँ पर गंगा रिवर है, ठीक है? जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि इसमें फ़ोकस बेसिकली ये होगा कि जो गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर के आस-पास के रेंज में, आस-पास के क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है? वहाँ पर जो भी खेती हो रही है, जहाँ नहीं हो रही है तो ठीक कोई बात नहीं हो रही है। जहाँ खेती हो रही है, वैसे रिवर के आस-पास में खेती होती है, क्योंकि रिवर है, तो वहाँ जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, तो इसके कारण खेती होती है। तो यहाँ पर जो भी रिवर है फ्लो कर रही है, तो उसके आस-पास का जो क्षेत्र है, जो खेत बोलते हैं हम लोग सिंपल आम शब्दों में, वहाँ पर खेती अगर होती है तो ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए या नेचुरल खेती या प्राकृतिक खेती होनी चाहिए। वहाँ पर किसी तरीके से यूरिया, फॉस्फेट, जो कल एक हमने पढ़ा ये अ, क्या था, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, है ना? तो ये सब यूरिया, फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये यूज़ नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रिवर गंगा है कहीं न कहीं पॉल्यूटेड तो होगा ही। अगर आप आस-पास के रीजन में पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, यूरिया यूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं पॉल्यूटेड तो होगा ही, इसके लिए, ठीक है? जो यहाँ वर्ड लिखे हैं, हर एक वर्ड आप मेंस के लिए पॉइंट आपका बनता है, ठीक है? पूरा डिस्क्राइब नहीं करना है, डिस्क्राइब तो हम कर ही देते हैं। लेकिन हम यहाँ जो समझाते हैं ना, उसको मतलब हो सकता है कुछ लोग आपको समझ में ना आए, ठीक है? कि सब लिंक कैसे करेंगे? हो सकता है, बिल्कुल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्लास करते-करते ऐसा नहीं कि जब शुरुआत में जो लोग मेरा क्लास शुरुआत से कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रोज़ है, नीरज है, फिर प्रियांशी है ना? बहुत लोगों का नाम तो दिमाग में याद हो गया। फिर कृति है और कौन-कौन से अनिल भी है, अनिल का भी नाम लिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है, शिवानी तिवारी है, तो कुछ लोग का नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ अभी कुछ दिन पहले संजीव कोई मेरे नाम से कोई जुड़ा है, ठीक है। तो कुछ लोग तो नहीं जुड़े हैं, हमने देखा, नोटिस भी किया हमने, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बहुत पहले जुड़े हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्लास में आते हैं लेकिन वो अपने नाम को दिखाते नहीं है। ये भी बहुत सही है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है मेंस में कैसे लिंक करना है, तो क्लास आप शुरुआती क्लास याद कीजिए और अभी की क्लास याद कीजिए। क्या आपका कुछ नॉलेज का लेवल क्या बढ़ा नहीं है? क्या आपके अंदर एक अवेयरनेस नहीं आया कि एनसीईआरटी में किस तरीके से हम लोग को प्रेज़ेंट करना है, क्या लिखना है, सर क्या बोलते हैं लिखने के लिए, क्या नहीं लिखना है, कितना आपको लिखना है, कितना डिस्क्राइब करना है? ये तो आइडिया चला होगा ना? आई होप कि ये आइडिया तो चला होगा, ठीक है? तो ये चीज़ को और डेवलप करना है। नॉलेज और गे जो बोल रहे हैं ज्ञान, ज्ञान अचानक अगर मिल जाता तो कहीं न कहीं लोग खाना की तरह उसको खा लेते हैं। नॉलेज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि एक धीमी गति से आप इसको कंज़्यूम करते हैं और वो चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये आपको ऐसा नहीं कि 2 क्लास आप किए, सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ना हुआ है, ना कभी होता है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लेता ज़रूर है, लेकिन अल्टीमेटली आपको गोल तक पहुँचाएगा। ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद आपने देखा होगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन। डॉल्फिन के बारे में एक आर्टिकल डिस्कस किए थे, अगर आपको याद होना चाहिए। याद नहीं तो याद दिलाते हैं। तो हमने ये भी कहा था डॉल्फिन जो है ना, अब गंगा रिवर में वापस आ रहे हैं। वापस आना गंगा रिवर में ये इंडिकेट करता है कि गंगा रिवर में जो साफ-सफाई है, ये अब मेंटेन अच्छे से हो रहा है। पानी साफ होगा, गंगा वाटर का रिवर पानी साफ होगा, तो ये डॉल्फिन आते हैं। और जा रहे हैं मतलब पानी गंदा है। तो आपने देखा होगा बिहार रिवर में कि डॉल्फिन जो है ना, डॉल्फिन एक टाइम था कि डॉल्फिन चले गए थे ऑलमोस्ट कुछ को छोड़ के। तो इसका मतलब ये था कि पानी की जो क्वालिटी है बहुत गंदी है ना? अब ये वापस आ रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन पे भी फोकस किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान 2.0, स्वच्छ भारत एसबीएम 2.0, इसके तहत भी कहीं न कहीं फोकस किया जा रहा है कि वाटर के सैनिटेशन के ऊपर, साफ-सफाई के ऊपर, गंगा रिवर को कैसे हम लोग और साफ रख सकते हैं। तो इसका मेन मोटो भी ये था। तो ये हम सब कुल मिला के ये बोल रहे हैं, लिंक इस चीज़ को कर रहे हैं कि गंगा रिवर जो वाटर है, ये आपका ऐसा नहीं कि एक रिवर है। इसके कंज़र्वेशन से लेकर, इनके साफ-सफाई से लेकर, स्वच्छ भारत अभियान से लेकर हम बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट डॉल्फिन से लेकर यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर गंगा, क्लीन गंगा जो बनाया गया है, ये नमामि गंगे, हर एक प्रोग्राम इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इवन कि इसके लिए नेशनल रिवर वाटर बेसिन अथॉरिटी भी बनाया गया है, ताकि जो रेगुलेशन है, वो आपका प्रॉपर तरीके से हो सके, नियामक जिसको बोलते हैं, है ना? तो ये आपका कुछ पॉइंट हो गया। प्लस यहाँ पर कायाकल्प संरक्षण प्रबंधन, यानी देखिए, यहाँ पर गंगा रिवर के बारे में कुछ पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए। गंगा रिवर के खासकर
क्या क्या पॉइंट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनके मैनेजमेंट को, संरक्षण को कायाकल्प यानी कि रेजुवेनेशन बोलते हैं इसको। कायाकल्प यानी कि आप जो पानी एक समय गंदा था अब साफ है, अब वहां पर लोगों आप जो भी एनिमल्स या भी ह्यूमंस है, ठीक है, इनका इंटरफेरेंस बहुत कम हो रहा है। प्लस यहाँ पर और भी जो एक्टिविटीज है इसके ऊपर भी कंट्रोल किया गया है, ताकि यहाँ पर जितना ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे पॉल्यूशन उतना होगा। लेकिन अभी सरकार फोकस कर रही है खासकर टूरिज्म के ऊपर में, मतलब यहाँ साफ सफाई हो चुका है, अब लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है कि आ जाओ थोड़ा बहुत गंदा कर लो, आगे देख लेंगे, है ना। देखिए नमामि गंगे जो कार्यक्रम है ना, जो बेसिकली इसका जो दूसरा चरण है, ये आपका 2021 से 26 तक ही चलने वाला है। तो अभी आपका दूसरा चरण ही चल रहा है, और इसी के तहत में हम पूरा जो बात की है ना, कि अभी सैनिटेशन फोकस नहीं है, अभी फोकस सैनिटेशन में नहीं है, अभी फोकस कहाँ पर है, तो अभी आपका इकोनॉमी में है, कि यहाँ पर लोग रिवर गंगा से किस तरीके से अपने बेनिफिट अपना निकाल सकते हैं, इसके ऊपर फोकस है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है ये आपका पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, यानी कि जो बोल सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के बारे में क्या है इशू, इसको समझते हैं। देखिए वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस बारे में क्या इशू है पहले ये समझते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये होता क्या है, क्यों कॉन्टेक्स्ट में है। क्योंकि हमें लगता है इनकी अभी जैसे 50 दिन अप्रॉक्स हो चुके हैं ये आपके क्लास को स्टार्ट किया हुआ है ना, 50 दिन के आसपास में। तो 50 डेज में आई होप कि हर दिन टॉपिक्स ऑलमोस्ट 99% टॉपिक्स आपके अलग मिले हैं, है कि नहीं। जो लोग शुरुआत से क्लास कर रहे हैं तो उनको मालूम है कि टॉपिक्स हमेशा अलग मिले हैं, डिफरेंट मिले हैं, और यही खासियत है। मतलब शुरुआत में बेसिकली कवर हम इसलिए हम टॉपिक देखें, कुछ कुछ टॉपिक सिमिलर होते हैं, है ना, कुछ कुछ टॉपिक होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको हम थोड़ा सा छोड़ दें। क्यों? टॉपिक सिमिलर इसलिए, लेकिन यही 3 4 5 6 महीने होने बाद में टॉपिक कुछ रिपीटेशन होगा, पूरा नहीं होगा, कुछ कुछ होंगे, क्योंकि आप ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स में एक बेसिक जो आपका बेस होता है आधार, वो आप बना चुके होंगे। इसके बाद आपको अपडेट थोड़ा करना होता है ना। तो 3 4 महीने लगते हैं करंट अफेयर्स को सिर्फ समझने में, और एक बार समझ गए से अपना आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो क्या करता है, क्या क्या करते हैं आप, शुरुआत में बड़ा फोकस रहते हैं कि यार गिरे नहीं कहीं, पूरा बैलेंस फुल फोकस्ड, कुछ भी यहाँ वहाँ हो जाए, कुछ भी इधर उधर, आपका फोकस चलाने में, गिरते भी है। लेकिन 1 महीने तक अगर आप चला लेते हैं, उसके बाद से अगर आपके उसका ही फोन आता है तो कान में रख के हैंडल ऐसे पकड़ के कभी कभी छोड़ के भी बात करते करते आप कब ऑफिस से घर पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता है। ये क्या होता है, ये आप इतना ट्रेन हो चुके हैं, आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, इतना सीख चुके हैं कि आपका दिमाग ना वो सेट हो चुका है कि हमें किस तरह चलाना है, एक हाथ से संभाल संभाल सकते हैं, कभी कभी हाथ छोड़ के भी, ठीक है, इतना कंट्रोल आपके अंदर आ जाता है। तो ये करंट अफेयर्स क्लास भी सही सेम चीज है, लेकिन ये स्टडी है, इतनी आसानी से साइकिल सीखने की तरह इतना आसान होता तो हर घर में साइकिल है तो हर घर में एक ISP होता। थोड़ा टफ है, लेकिन ये 50 दिन हुए, 3 मंथ किसी भी चीज को पूरा एक ट्रांसफॉर्म होने में 3 मंथ लगते हैं। 3 मंथ आप मान चलिए 50 दिन इससे अप्रोक्स हुए, तो 40 दिन और में दीजिए। इसके बाद में आपकी करंट अफेयर्स जो भी इशू होता है ना, खासकर देखिए करंट अफेयर्स जो यूपी से रिलेवेंट है वो उसकी हम बात कर रहे हैं, बाकी चटपटी खबर तो आप सुनते ही होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए GS पेपर 1 ये इसमें कवर होगा, है ना, जियोग्राफी का यह पार्ट है। हाल ही में पश्चिमी विक्षोभ कम होने के कारण दिसंबर 2022 में दिल्ली में दिन का तापमान सामान्य से अधिक था। इतना ही कॉन्टेक्स्ट है कि दिसंबर का मंथ चल रहा है और दिल्ली में जैसे जो दिन के टाइम में, डे टाइम में जो टेम्परेचर होता है, डे टाइम में जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर नॉर्मल टाइम से कम देखा गया। क्या मतलब हुआ इसको, एक ग्राफ से समझते हैं। ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये बोला गया हाईएस्ट, सॉरी, ये हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर इन दिसंबर, इसी की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपके जो साल है वो आपके बदल गए हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि दिसंबर 2022 यानी इस साल की हम बात कर रहे हैं, 28.4%। अब ये देखिए, ये आपका सॉरी परसेंट बोल रहे हैं, डिग्री सेल्सियस, ये आपका टेम्परेचर है जो कि दिसंबर के दिन के टाइम का है। दिन में आपका समथिंग ये टेम्परेचर, जो कि बाकी सारे हम देखें थोड़ा सा 21 में आपका 26.8 था, है ना। दिन की हम बात कर रहे हैं, रात में तो ठंड में तो मतलब हड्डी गल जाते हैं। 2020 की बात करें तो 29 था, है ना। मतलब ये आपका जिग जैग फॉर्म में हो रहा है, फिर आपका कम हो गया, फिर आपका 28 हो गया, फिर इसमें 27 हो गया, फिर यहाँ इक्वल ऑलमोस्ट रहा, ठीक है, फिर आपका 28। तो अब क्या होगा 23 में, तो
23 में 28 है तो कम होगा, दिन का टेम्परेचर 23 में कम होगा। मतलब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल विधाता और हम बोल दिए, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम चले तो आप, क्योंकि आप भी कहीं कहीं इतना दिमाग तो आप भी लगा सकते हैं, ठीक है, मेरा छोड़िए, कि कहीं न कहीं जो 22 में ये रहा, ठीक है, 21 में ऑल्टरनेटिव चल रहा है कुछ इस तरीके से, तो 23 में नहीं लग रहा आपको कि 28 से कम होगा, है ना? अपना दिमाग भी लगाइए कभी-कभी। तो यस, तो इसमें ये बोला गया कि ये 28.4 जो डिग्री सेल्सियस है, ये आपका दिसंबर का दिन का टाइम है, इसको इसको नोटिस किया गया, जो कि पिछले साल ये कम था, है ना? 2% ऑलमोस्ट कम था, लेकिन आईएमडी वाले बड़ा परेशान रहते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने ये देखा, कुछ पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं खासकर इसमें। पहला तो पॉइंट ये है कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, ठीक है? इसको समझने के लिए थोड़ा हम यहाँ मैप का यूज करते हैं। आपको थोड़ा मालूम हो कि यहाँ पर आपका है मेडिटेरेनियन सी, है ना? तो ये आपका जहाँ से कह सकते हैं कि इजराइल जो आपका कंट्री है छोटा सा, ठीक है, वो टच उसका शेयर करता है। इजिप्ट भी बाउंड्री शेयर कर, सीमा शेयर करती है। तो मेडिटेरेनियन सी जो आपका आपका इजराइल के पास में, वहां से एक हवा, एक विंड बोल सकते हैं हम, विंड वहां से फ्लो करती है किस साइड से, तो आपके पश्चिम से पूरब की तरफ, वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ। अब क्योंकि वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ ये आ रहा है, तो कभी कभी हम इसे बोलते हैं ये वेस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज, है ना, जो वेस्टर्न से फ्लो करके आ रही है। चलिए उसको कोई बात नहीं, यहाँ आ गई। तो ये फ्लो करके आती है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में एंटर करती है, और ये अपने साथ में जो विंड होती है अपने साथ कुछ मॉइस्चर लेके आती है। मॉइस्चर होती है, यानी कि वाटर कंटेंट बोल सकते हैं मॉइस्चर को, ठीक है। ये मॉइस्चर जब इंडिया तक आती है, इंडिया की खास कर कहाँ, तो आपके नॉर्थ वाली इलाका, ठीक है, ये नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ठंड के टाइम में, यानी कि अच्छा इसका कौन सा टाइम होता है आने का, ये बेसिकली देखा जाए तो ये दिसंबर में भी ये आता है, और जनवरी में भी आता है, ठीक है, फरवरी मार्च भी इसको देखा गया है। लेकिन जो पीक जो टाइम है, पीक टाइम, जो कि उस टाइम में ऑलवेज आते ही आते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी इसका सही रहता है आने का, तो ये आपका मार्च का टाइम है। यानी कि इंडिया में जो मानसून का जो एंट्री होता है बेसिकली, वो जून के आसपास, जून में होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, केरल के थ्रू से आपका एंटर होता है इंडिया का जो मानसून है। लेकिन उसी मानसून से पहले आप खुद सोचिए कि मार्च के टाइम में कहीं बारिश होगी, लेकिन यस, मार्च के टाइम में अगर आप बारिश देखते होंगे, खासकर नॉर्थ इलाका में, नॉर्थ की बात कर रहे हैं, जैसे आपका पंजाब हो गया, राजस्थान भी हो गया, फिर दिल्ली जैसे इलाका हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ बारिश होती है, तो इसके पीछे कारण एक ही है, कौन सा, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि मेडिटेरेनियन सी से जो भी विंड उठ के आती है, अपने साथ में मॉइस्चर लाती है, यानी वाटर कंटेंट होता है, ये यहाँ पर आती है और बारिश करवाती है, ठीक है। तो अभी इसको देखा गया कि अभी ये रिसेंटली आपका रीच हुआ, लेकिन अभी बारिश देखा नहीं गया, है ना। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है, कहाँ की कॉन्टेक्स्ट, ये तो कॉन्टेक्स्ट आपका इतना ही छोटा सा, लेकिन इसमें फोकस ये होता है, इसमें कहाँ की यहाँ पर कि बारिश होती है। तो मार्च के टाइम में आप देखें कि दिल्ली में ठंड में भी कहीं बारिश हो जाती है ना, हिमाचल प्रदेश में भी हो जाती है, हिमाचल प्रदेश जहाँ तक हमें याद है, और फिर मार्च भी होती है। तो मार्च में कौन सा मानसून आ गया, मार्च में कोई मानसून आता नहीं है, तो इसके पीछे रीजन आपका यही है, ठीक है। थोड़ा हम कुछ और बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पर ये जो विंड फ्लो कर रही है, ये कौन सा विंड है, या ये जो विंड फ्लो कर रही है किस रीजन में कर रही है, तो ये आपका बेसिकली बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, यानी कि ये क्या होता है, एक तो होता है ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय, तो उष्ण कटिबंधीय से आपको 23.5 डिग्री जो होता है आपका लॉन्गिट्यूड, उसके जस्ट ऊपर वाला पोर्शन होता है, यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल आपका जो जोन होता है, वो ये आपका जोन वहीं से होता है, ऊपर होते फिर यहाँ पर आता है। तो ये आपका हो गया। दूसरी बात ये है कि ये समथिंग कुछ रीजन से ट्रेवल करता है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर एंटर करता है। यूजुअली पीक ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, जनवरी एंड फरवरी, यहाँ लिखा है जनवरी फरवरी में ये पीक होता है, लेकिन ये मार्च तक भी इसको काउंट कर लेंगे, विद मिनिमल इफेक्ट्स ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली इसके रिगार्डिंग सब कुछ हुआ। अब कुछ पॉइंट यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट है जो कि आपको आई थिंक इसको नोट डाउन करने चाहिए। सबसे पहली बात ये कि पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, ठीक है, ये आपका एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स है। स्टॉर्म्स क्या होता है, तूफान ही होता है, ठीक है, एक तूफान ही जो अपने साथ में वाटर कंटेंट लेके आती है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल ये जोन से क्रिएट होती है, बनती है, और उसी रीजन में ये फ्लो करती है, इसलिए इसे बोल रहे हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, यानी अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। दूसरी बात ये कि पश्चिमी जेट धाराएं इसी से बनती है। एक चीज इमेज में फिर से देखिए,
अगर ये जो विंड है ना, जो रेड कलर के जो डॉटेड लाइन में, ये विंड अगर बोल सकते हैं कम हाइट में अगर फ्लो कर रही है, कम हाइट मतलब अर्थ सरफेस से कम हाइट में, तो इसको बोल देंगे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है। लेकिन जब इस विंड की हाइट सपोज कीजिए अर्थ के सरफेस से, सतह से कुछ ज्यादा हाइट में हो, है ना, 14-15 किलोमीटर के आसपास में, मतलब हाइट की हम बात करें, एटीट्यूड, तो वो आपका होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे खासकर पश्चिमी जेट धाराएं। इसी को बोलते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। जो अगर हाइट में कुछ फ्लो करे तो उससे बोलेंगे पश्चिमी जेट धारा, यानी कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जब नीचे फ्लो करे उसको बोलेंगे वेस्टर्न आपकी डिस्टर्बेंसेस बोल देंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हुआ। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, जब इंडिया में जब एंटर करती है तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, बारिश के लिए, वर्षा के लिए। हिमपात होता है, यानी बर्फ वाली जो बारिश होती है, कोहरे होते हैं, ठीक है, फॉग होता है, इसके लिए। मतलब इससे बारिश तो होती है, फॉग भी होता है, कहीं की बर्फ की भी मतलब बारिश होती है, ये चीज देखने को मिलता है। प्री मानसून बारिश अभी हम बोल चुके हैं कि आपका दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, इसमें बेसिकली मार्च तक भी हो गया, यहाँ तक ये चीजें आप देख सकते हैं। अब इस टाइम में तो कोई मानसून होता नहीं, तो ये प्री मानसून ये कहलाता है, प्री मानसून बारिश इससे कारण होती है, ठीक है, इस मंथ में। और इसी मंथ में आपको मालूम है कि राबी फसल जो होता है, ये भी कहीं कहीं होता है, तो राई फसल के लिए ये जो वेस्टर्लीज जो आपके रेनफॉल है, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो राई फसल के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस जो भी वाटर स्कार्सिटी होती है, खासकर ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये नॉर्थन पार्ट, ये इसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कहाँ गई, यस, पानी कमी की समाधान ये इससे करता है। नेक्स्ट में इसमें लिखा पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति वृद्धि हुई है। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर एक नोटिस करने वाले हैं कि पिछले लास्ट 10 ईयर्स या 20 ईयर्स की हम बात करें तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जो हम बात अभी कर रहे हैं इसकी, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, यानी बार बार ही आना, फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हुई, यानी कि ये बढ़ा है। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ऐसा नहीं कि एक बार विंड फ्लो हो गई तो हो गया, ये एक मंथ में मल्टीपल टाइम्स फ्लो होती है, तो जितने टाइम्स फ्लो होती है यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी उसके ज्यादा है ना। तो ये इसकी जो विक्षोभ की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है, ये बढ़ी हुई है। और सबसे ज्यादा जो बढ़ा हुआ ना, ये मार्च के टाइम में देखा गया है, ठीक है, मार्च के टाइम में, ठीक है। लेकिन वैसे बेसिकली दिसंबर से स्टार्ट होता है, दिसंबर से आपका यहाँ तक, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। अगला हम आर्टिकल बात करते हैं। अगला आर्टिकल आपकी पर्सनालिटी से है, जीएस पेपर 1 से इसको कवर कर सकते हैं, श्री अरविंदो घोष के बारे में। और इसे हम लोग क्या कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के ये पैगंबर इसे मानते हैं, है ना। क्यों मानते हैं पैगंबर, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, हो सकता है। लेकिन एक बेसिक जानकारी क्या होनी चाहिए, ये हम बात करते हैं। पेपर 1 से आप इसको लिंक कर सकते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में पुडुचेरी में श्री अरविंदो की 150वीं जयंती, वैसे 150वीं जयंती इनकी अगस्त में डेट ऑफ बर्थ है, अगस्त के टाइम में, अगस्त में। लेकिन अभी यहाँ पर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था 150वीं होने के लिए, तो वहां पर इन्होंने इसको इसमें भाग लिया था। बस इतना ही कॉन्टेक्स्ट है, जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में भाग लिया, इतना ही कॉन्टेक्स्ट है। अब ये कॉन्टेक्स्ट आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अब, क्योंकि जो पर्सनैलिटी है ये अभी न्यूज में आया, तो इसके लिए पर्सनैलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि इसके पहले भी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, गांधी जी के बारे में, फिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुके हैं, मे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लें, है ना। तो हिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, महान अपनी बनना है, तो आप कहीं के थोड़ा बहुत लिंक भी करना है इस चीज को, है ना, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ है, ठीक है। कुछ हम बेसिक पॉइंट बात करते हैं। 1872 का वो टाइम जिस टाइम में इनका डेट ऑफ बर्थ है, और 1950 जो बोल सकते हैं इनका डेट ऑफ डेथ, जो कि इनके मतलब मरने का टाइम है, ठीक है। 15 अगस्त 1872 कैलकाटा में, ठीक है। इन इन्हें हम ये भी बोलते हैं कि ये एक पॉलिटिकल, एक सोशल पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल एक फिलोसफर है। देखिए, शुरुआत में फिलोसफर नहीं थे, शुरुआत में ये एक आम नागरिक, और या हम ये बोले एक आम फ्रीडम फाइटर थे, जो कि आजादी के लड़े भी थे। लेकिन बाद में स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए, अध्यात्म की तरफ चले गए। जब ये गए थे कहाँ, ये आपके पुडुचेरी गए थे। पुडुचेरी जाने के बाद में यहीं पर जो स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन करना, ये करना, फिर उसका प्रचार प्रसार भी किए, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ से फिलोसफर बन गए, मतलब क्या करना चाहिए, व्हाट आउट टू बी रादर देन की व्हाट इज। तो ये वाला जो प्रिंसिपल ये फॉलो करना स्टार्ट किए। तो ये हो गया
और इन्होंने न्यूज़पेपर के बारे में बात करें तो न्यूज़पेपर आपका वंदे मातरम, जो कि इन्होंने, ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये आप कितनी समझना। द लाइफ डिवाइन हो गया, सिंथेसिस ऑफ योगा, योगा को मतलब योगा और बोल सकते हैं कि जो डिवाइन लाइफ होता है इन्होंने। अच्छा, ये क्या होता है डिवाइन लाइफ? डिवाइन लाइफ ये कहता है कि जैसे एक पर्सन ये मान के चलता है कि कहीं कहीं उसकी जो कांटेक्ट है वो भगवान से है, गॉड से। तो ये डिवाइन लाइफ ऑफ जो इसका थ्योरी है वो ये कहता है कि एक पर्सन अपने आप को ये कहता है कि आई एम एजेंट, वो एजेंट की तरह है, और भगवान से उसकी बात होती है और भगवान से कुछ उसे संकेत मिलता है। तो ये जो प्रिंसिपल पूरी जो होती है ना, यानी कि इस तरह की जो थ्योरी होती है इसको बोलते हैं डिवाइन लाइफ ऑफ किंग, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ योगा, योगा का जो बोल सकते हैं कि के बारे में ज्यादा फोकस इन्होंने किया। सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल, बेसिकली इसमें ऊपर भी ये फोकस किया। कुछ पॉइंट यहाँ से बात कर लेते हैं। देखिए, योग और जो भारतीय भाषा है इसके ऊपर बेसिकली ज्यादा ही फोकस किया। क्या हुआ सुन लीजिए। 1908 की हम बात करें, जब ये अलीपुर बम जो आपका कॉन्स्पिरेसी हुआ था, कांड हुआ था, इसके लिए इन्हें जेल भी भेजा गया। 1908 की हम बात कर रहे हैं। तो 1908 में जब इसे जेल भेजा गया, 2 साल के लिए, 2 साल नहीं, इसे साल तो ज्यादा है, लेकिन 2 साल के बाद ये यहाँ से निकल पड़ते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भागने के बाद में चले जाते हैं कहाँ, साउथ पुडुचेरी। वहां जाने के बाद में जो एक फ्रांस की कॉलोनी थी कहीं के छोड़, क्योंकि वो सिमट कर चुका था बहुत कम जगह में, तो वहां जाने के बाद में स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो आगे बढ़ते हैं और वो फिर फिलोसफर भी बन जाते हैं। तो यहाँ से फिर फोकस होता है विचारक, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु। देखिए, शुरुआत में ये नहीं थे, लेकिन हाँ, ये 1908 के बाद में जब अलीपुर बम केस जो कांड हुआ, जब इसको अरेस्ट किया गया इनको, तो इसके बाद से फिर ये अपना मूवमेंट चेंज कर दिया। यानी कि यहाँ से थिंकर्स बन गए, फिलोसफर्स बन गए, स्पिरिचुअल जो मास्टर्स है, ये इनको एक दर्जा दिया गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध पर विचार। इन्होंने बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर 2 था, वर्ल्ड वॉर 2 में कहीं न कहीं जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, इस फ्रीडम फाइटर्स ने कहीं न कहीं जो ब्रिटिश की जो जड़ी थी इंडिया में, इनका फायदा उठाने की कोशिश की है। किस तरीके से? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था और एक आपको मालूम है एक्सिस पावर एक, और इसमें बेसिकली एक साइड में यूएस था, यूके था, ये लोग थे, फ्रांस थे, और दूसरे साइड में आपका एक जापान था, जर्मनी था। तो इन्होंने बेसिकली फोकस कहाँ किया कि अभी यहाँ पर यूके वॉर में बिजी है। जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, इवन गांधी जी भी, उन्होंने सोचा कि ये एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है जहां हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रिटिशर्स वीक है, कमजोर है। लेकिन अरविंदो घोष ने यहाँ पर अपने जो विचार रखे हैं कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का एक फायदा उठाना ये सही नहीं होना चाहिए। तो इनका एक थॉट ये था, मतलब ये अगेंस्ट में थे, कुछ लोग तो अगेंस्ट में थे, लेकिन उसमें से एक ये भी थे। 1926 में श्री अरविंदो घोष आश्रम ये बनाया जाता है, ठीक है, वही पुडुचेरी में। फिर ये मनुष्य की ये आपका कुछ इनके जो कुछ राइटिंग्स है ना, कुछ लेख बोल सकते हैं, इनमें से कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दिए, ठीक है, ताकि अब इसको ऐसे बहुत ज्यादा और भी है, 8-9 तो ऐसे है, लेकिन दो आप इसको इंपॉर्टेंट समझ के याद कर लीजिएगा। मनुष्य का भविष्य विकास, यानी क्या बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, इंग्लिश वाला देख लीजिए क्योंकि लेख है ना, लेख का हिंदी कुछ और ही आता है। द फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन और रीबर्थ एंड कर्मा, इसको लेकर यहाँ पर इन्होंने कुछ लेख लिखी है। बस आपको पीएचडी नहीं करना इनके नाम को लेकर, बस कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना, आप इसको इतना भी कर लेंगे तो आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो पूछते नहीं है, और जो ट्रिकी होते हैं वो ट्रिकल टाइप का दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आयोग के 3-4 आर्टिकल तो कर लिए, आई थिंक कि 4 कर लिए होंगे। ये आपका नेक्स्ट आर्टिकल है, दुर्लभ रोगों की राष्ट्रीय नीति, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि दुर्लभ रोग, यानी कि रेयर डिजीज ही हम बोलेंगे, दुर्लभ नहीं बोलेंगे, ठीक है। रेयर डिजीज क्या होता है, इसके रिगार्डिंग अभी एक आर्टिकल आया है। क्या कॉन्टेक्स्ट है, खबरों क्यों, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ कि एक राज्यसभा के एमपी है ना, ने दुर्लभ बीमारियों की राष्ट्रीय नीति, यानी कि ये एक पॉलिसी है, ठीक है, जो कि 2021 में इसको लाया गया था। ये कौन सी? तो नेशनल, कहाँ गई, इसको यहाँ से लिखते हैं, यस, नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज, एनपीआरडी मान चाहिए, ठीक है, शॉर्ट में। 2021 में इसको लाया गया था, और इन्होंने ये बोला कि क्योंकि इसकी शुरुआत के कई महीनों बाद भी ये दुर्लभ बीमारियों वाले किसी भी रोगी तक नहीं पहुंची है। अब ये स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन फिर भी जो रेयर डिजीज है, इसको लेकर कुछ भी यहाँ पर ग्राउंड लेवल में, जमीनी स्तर पर कुछ इसका एक प्रभाव देखने को नहीं मिला।
ना कोई रेयर डिजीज के बारे में कुछ बोला गया, ना डिटेक्ट किया गया, ना कुछ ऐसे आगे इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट हुआ ना, लेकिन आपको जानना जानना क्या है रेयर डिजीज के बारे में। ये जो आपका रेयर डिजीज जो एनपीआरडी जो आपका अधिनियम जो आपका आया था, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं इसके रिगार्डिंग डिजीज, ये आपका 2021 में आया था। लेकिन इसके बाद में क्या बदलाव होता है, इसको लेकर क्या चीजें आगे बढ़ती है, ये हम जानते हैं। पहले ये यानी कि रेयर डिजीज होता क्या है, ठीक है, रेयर डिजीज होता क्या है। तो रेयर डिजीज के लिए कुछ फैक्ट्स मेरे पास में, आई होप कि इमेज आपको दिख रहा होगा अच्छे से। नहीं भी दिख रहा हो कोई बात नहीं, समझाने के ऊपर फोकस करेंगे। रेयर डिजीज का जो डेफिनेशन है ना, जो परिभाषा है वो, इसको पहले यही समझिए, इसको हम कुछ कुछ पॉइंट लिख के समझाए। इसका जो डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट है, ये होता है कि इंडिया की साइड से अभी तक कोई परिभाषा दी नहीं गई डेफिनेशन। लेकिन जो दूसरे कंट्री है, जैसे यूएस हो गया, ठीक है, यूके हो गया, इन्होंने कुछ अपने साइड से कुछ परिभाषा दी हुई है। तो एक परिभाषा वहां से उठाते हैं, यूएस का ही उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि रिलायबल वही है। तो ये बोला गया कि 6000 से लेकर 8000, 6000 से लेकर 8000 जो भी दुर्लभ रोग हैं, जो भी आपके डिजीज है, सिंपल सी बात है, ठीक है, उसकी जो ट्रीटमेंट है, उपचार बोल सकते हैं, अगर उपचार उसका बिल्कुल रेट जो दर बिल्कुल कम है, कितना कम है, तो 5% है। एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 बीमारी है ना, 100 बीमारी है, और 100 बीमारी का जो इलाज है ना, उसमें से आपके पास 95 का है, लेकिन 5 का नहीं है। तो 5 जो उसमें निकलेगा ना, 5, वो 5 आपका कौन सा हुआ, 5 आपका हो गया इसमें जो रेयर डिजीज, वो आपका हो गया। नहीं, इसके इसको लेकर कोई ना उपचार है, ना कुछ मेडिसिन, ना कुछ ड्रग्स, ना कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बीमारी बोलेंगे रेयर डिजीज, दुर्लभ, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, ना कोई मेडिसिन, ना कुछ सिरप, ना कुछ इंजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि 6000 से लेकर 8000 ये दुर्लभ अगर रोग है, ठीक है, इसमें से 5%, 5% से भी कम, ये बोला गया कि यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट का यहाँ पर इसके प्रावधान है। 5% भी नहीं है, नहीं इससे भी कम है। तो ये 5% जिससे जो ये बीमारी है, इसको लेकर यहाँ पर अभी रिसेंटली जो इंडिया में जो बनाया गया था नेशनल मिशन, कहाँ गया पीछे, मिशन ऑफ रेयर डिजीज, ये बनाया गया था। अब इसमें क्या था सुन लीजिए, क्योंकि इसको आपको ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना है, शॉर्ट में सुन लीजिए। इसके मेन फंक्शन क्या थे। मेन फंक्शन ये था कि जो इंडिजेनसली की बोल सकते हैं कि अपने देश में ही जो दवाई जो मेडिसिन इसका निर्माण करना, एक स्वदेशी तरीके से बोल सकते हैं, ये एक हो गया, इनके फोकस करना। दूसरा बात ये कि बीमारी पूरा चपेट में ले ले उससे पहले उसको डिटेक्ट कर ले, उसकी स्क्रीनिंग हो जाए उस बीमारी की, यानी कि प्री यानी पहले, ठीक है, प्री डिटेक्शन, डिटेक्शन और स्क्रीनिंग, इसी में लिख लेंगे स्क्रीनिंग, ठीक है। इसके बाद लास्ट में फोकस किया गया कि जितनी भी डिजीज है, मतलब रेयर डिजीज, उसको एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो कर ले, है ना, मतलब आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफिकेशन की, ये इसका मेन होगा। अगर एग्जाम में आए तो शॉर्ट में इसको आप जो इंग्लिश वाले इंग्लिश से लिख लेंगे इस तरीके से, जो हिंदी वाले हिंदी इसको कन्वर्ट कर लीजिए, एक स्वदेशी हो गया, स्वदेशी तरीके से ये करना आप, मतलब प्री डिटेक्शन का मतलब इसको हिंदी से कन्वर्ट कर लेना, इसको लिख लेना आप हिंदी से, और आइडेंटिफिकेशन की पहचान करना, ये इसका मेन मोटो था। लेकिन अभी तक इस का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, एक भी पॉइंट हम लोग आगे अचीव नहीं किए, कुछ भी यहाँ इसमें हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ पर राज्यसभा के जो एमपी है उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क उठाया। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और देख लीजिए। एक क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा, समझ रहे हैं कि सर ये तो रेयर डिजीज आपने बोल दिया, लेकिन इस रेयर डिजीज में कौन कौन सी बीमारी आते हैं, क्या आपने सुना है। हमने भी नहीं सुना है, लेकिन जब ये आर्टिकल्स पढ़ रहे थे तो हमें मालूम चला कि अच्छा ऐसे भी बीमारी होते हैं। फिर कुछ कुछ हमने देखना स्टार्ट किया कि फिर हमें लगा कि ये तो बेकार ही हम लोग इतना डीप में जा रहे हैं, फिर छोड़ दिए। लेकिन उसका नाम बस सुन लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, लेकिन सुन लीजिए कैसे कैसे नाम होते हैं रेयर डिजीज में। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, ये एक हो गया, जिसको LSD बोलते हैं। पेम्पे रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइना बिफिडा और हीमोफीलिया एटसेट्रा, ये आपके रेयर डिजीज हैं। बस सुन लीजिए, ये आपको न रटना है न लिखना आपको, क्यों, बस सुन लेना है कि हाँ ऐसे बीमारी थे, कुछ ऐसे सुने थे, उटपटांग कुछ नाम थे। और फिर हमें लगा कि इसके बारे में डीप में बताया, फिर हमें लगा डीप में क्यों बताया, क्योंकि एग्जाम में आपसे रेयर डिजीज पूछा जाएगा, ना कि आपसे इस डिजीज के बारे में पूरा डिटेल्स है। तो इसलिए इसको बस नाम लिखिए, नाम सुन लीजिए, लिखना नहीं, इसको नोट्स नहीं बनाने, ठीक है, पहले हम बोलते हैं।
लेकिन हाँ, ये आपको लिखना है, जो हम बोलते हैं लिखने उसको हम बोलते हैं, लेकिन जो नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नहीं लिखना है। देखिए ये जो रेयर डिजीज है ना, वो एक गंभीर, एक जीवन के लिए एक खतरा बोल सकते हैं। यह एक बहुत थ्रेटनिंग डिजीज है, सीरियस क्रॉनिक एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। इसका कोई उपचार नहीं है, इसका कोई क्योर ही नहीं है। आपने सब प्रिवेंटेबल है क्या, मतलब रोकने वाली चीजें, हाँ प्रिवेंटिव तो सबका होता है, वैसे हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो प्रिवेंशन सबका है, लेकिन क्योर नहीं है इसका, क्योर नहीं है, उस बीमारी के बारे में जानकारी भी नहीं है, ये भी है। वो बीमारी क्या है, किस तरीके से, बस वो नाम हमें मालूम है, वो किस तरीके से होता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, कुछ में कोई R&D हुआ, आर मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। तो यहाँ पर बेसिकली जो फोकस किया गया था, यहाँ पर जो पीछे हम एक पॉइंट बोले, NPRD, है ना। तो NPRD के जरिए यहाँ पर बहुत कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे कि हम बताते कि कौन कौन से, अभी इसमें काम तो हुआ नहीं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट याद रख लीजिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए। ये तो ये बीमारी हो गया इस तरीके से। इसमें स्वैच्छिक क्राउड फंडिंग उपचार, ये क्या होता है, वॉलंटरी क्राउड फंडिंग ट्रीटमेंट। इसमें ये बेसिक वॉलंटरी मतलब क्या होता है, यानी कि स्वैच्छिक रूप से। बेसिकली इसमें फोकस ये किया गया था कि अगर आपको रेयर डिजीज है, अगर आप इलाज नहीं भी करवा रहे उसका, तो फिर भी सरकार आपके लिए ये कानून लेके आई है, ये जो बोले NPRD, इसके जरिए आपका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और क्राउड फंडिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि फंडिंग ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही पूरा देगी, प्राइवेट जो प्लेयर है वो भी दे सकती है, प्राइवेट प्लेयर हो गया, प्लस जो भी सिविल सोसाइटी वो भी दे सकती है, NGOs वाले भी कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये पॉइंट इसमें हो गया क्राउड फंडिंग में। राष्ट्रीय आरोग्य निधि यहाँ पर इसको बनाया गया है, किसके लिए, तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि में बेसिकली फोकस किया ये जाएगा, इसमें समथिंग कुछ आई थिंक कि 5 या 10 लाख के आसपास में कुछ समथिंग आपको कुछ मिलते हैं पैसे, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और ये निधि में बेसिकली आपके जो भी रेयर डिजीज है, ये बेसिकली फंड उसी के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाया गया है, ये इसमें क्या होगा, देखिए रेयर डिजीज के बारे में कुछ डेटा कुछ भी मिले, तो ये कहाँ पर रखा जाएगा, इस रजिस्ट्री में, ताकि जो भी डॉक्टर्स या जो भी साइंटिस्ट हो जो इसके बारे में R&D करना चाहते हैं, एक रिसर्च डेवलपमेंट, तो यहाँ से कर सकते हैं, ताकि यहाँ से डेटा तो एटलीस्ट रहे। तो ये बेसिकली डेटा के लिए किया गया है। इतना आपको डीप नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए जहाँ तक आप संभाल ले सके। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। थोड़ा कुछ इमेज में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए बहुत सारे इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, लेकिन आपको वहाँ पे फोकस नहीं करना है। एक पॉइंट कुछ हम यहाँ से बताना चाहते हैं आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एनी डिजीज disorders illness or conditions affecting fewer than 2 lakh people in the United States is considered rare। यूएस में कुछ और डेफिनेशन, लेकिन इंडिया में भी तो डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, एक सबसे एक ड्रॉबैक है इंडिया के लिए। और ये बोला गया कि 90% जो है ना, मोर देन 90%, मतलब जो भी रेयर डिजीज होते हैं इसका कोई डिटेक्शन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इंडिया में ये बोला गया 5% के आसपास में। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी, लेकिन इसके रिगार्डिंग आपको परसेंटेज क्वेश्चन डेटा लिखने नहीं है, आपको क्या इसके साइड इफेक्ट है, क्या इसके लिए कोई अधिनियम बनाए गए, कुछ रूल्स कुछ पॉलिसीज, ये बस आपके दिमाग में कुछ कुछ रखने को। ठीक है, तो इसके बारे में इतना कुछ काफी है। ठीक है, एक लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं, है ना। विचाराधीन कैदियों की दयनीय स्थिति। देखिए जो भी अंडर ट्रायल्स होते हैं ना, अंडर ट्रायल्स पहले होता क्या है, पहले ये सुन लीजिए, फिर आते कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। अंडर ट्रायल्स बेसिकली हम ये मान सकते हैं, जो भी एक पर्सन जो रिमांड में है, जो रिमांड में है और रिमांड के तहत वो सजा काट रहा है, यानी कि उसका जो मतलब क्या उन्होंने गुनाह किया ये अभी तक प्रूफ हुआ नहीं है, यानी कॉन्विक्शन हुआ नहीं है, तो ये हो गया। या फिर अभी तक ये बोल सकते हैं उसको, एक एक टर्म है कि इसके जो केसेस की जो सुनवाई होती है, जो प्रोसीडिंग बोलते हैं, प्रोसीडिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो प्रोसीडिंग में हो या फिर रिमांड में हो, ठीक है, दोनों कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन में अगर कोई पर्सन हो तो ये आपका अंडर ट्रायल्स कहलाता है। तो कुछ डेटा हम बात करेंगे, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट इसलिए क्योंकि हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने, अब क्योंकि प्रेसिडेंट ने बोला है तो कहीं ना कहीं ये ऐसे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कोई और मिनिस्ट्री बोले होते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सोचते हैं एक बार। ने जेलों में बंद बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया। अब इनकी जो कंडीशन है ना, बहुत बद से बदतर होती है। कभी कभी आपने देखा हो कि अंडर ट्रायल्स कुछ चोरी के जुर्म में किसी को पकड़ लिया गया, अब चोरी के लिए 3 महीने के आसपास में इसका जो पनिशमेंट है ना, कारावास, तो 3 महीने तक वो अंडर ट्रायल्स में ही है, अभी तक फैसला आया नहीं है।
और 3 महीने वो जेल में ही है। तो इससे अच्छा है कि भाई मतलब 3 महीने रखने के बाद भेज दो। अगर वो चोरी भी किया है तो ये एक कंडीशन बना हुआ है। प्लस एक कंडीशन ये भी है कि जब तक प्रूफ होता नहीं तब तक जेल में होते हैं, और जेल में होते हैं उनके साथ में जो बर्ताव होता है बहुत बुरा होता है। तो ये सब कुछ देखते हुए इन्होंने खासकर एक कंसर्न एक इन्होंने रिलीज किया। पेपर 2 में कवर होगा, है ना। अब एक कुछ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, अंडर ट्रायल्स के बारे में जो कि आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। 78 विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट थी 78। इसमें बेसिकली इसमें इसको डिफाइन किया गया। इसमें डिफाइन किया गया कि जब भी कोई पर्सन जुडिशियल रिमांड में हो तो उसे कहेंगे अंडर ट्रायल्स। अब जुडिशियल रिमांड में होने का मतलब ये नहीं कि वो जेल में नहीं है, वो जेल में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट में डेफिनेशन आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप डेफिनेशन से अच्छा कुछ डेटा रख देना इंट्रोडक्शन में लिखे तो। इसके बाद में यहाँ पर 2020 में खासकर एनसीआरबी ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो जो है, इन्होंने कुछ डेटा रिलीज किया। 2022 का डेटा है और 21 में रिलीज किया गया था। उन्होंने ये बोला कि 76% जो भी कैदी हैं उसमें, सॉरी 100% में से 76% आपके अंडर ट्रायल्स हैं। 100% अगर कैदी हैं तो उसमें से 70 से अंडर ट्रायल्स हैं। मतलब बेवजह बिना मतलब का, बिना कॉन्विक्शन हुए ये सजा काट रहे हैं। तो ये डेटा आप इसको यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है डेटा, इसलिए हम बोल रहे हैं। इसके बाद में 7वीं जो अनुसूची है, देखिए जो प्रिजन है, जो जेल अंडर ट्रायल्स वाला जो वर्ड है, ये जो है ना, ये आपका, क्योंकि जेल वाला जितना बड़ा होता है ये आपके राज्य सूची में आते हैं। राज्य की सूची यानी कि स्टेट लिस्ट में, ये आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो स्टेट लिस्ट में उसमें बेसिकली जो 7वीं अनुसूची है उसमें लिखा हुआ ना, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट। तो उसी की सूची सेकंड के प्रविष्टि 4 यानी एंट्री 4 में ये लिखा हुआ है कि अंडर ट्रायल्स के लिए जो भी कानून, जो पॉलिसी बनाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट ये बनाएगी। इसके बाद में इनके लिए संवैधानिक हम बात करें तो 39A ये भी आपका दिया हुआ है, जो कि बात करता है क्या, फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है कि इनको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, है ना। अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, क्योंकि आप उसके कहीं कहीं राइट टू लाइफ की बात करें तो वो कहीं छीन रहे हैं आप, डिग्निटी की बात को भी छीन रहे, लिबर्टी की बात को भी छीन रहे हैं। तो ये भी इस तौर पे ये संवैधानिक पॉइंट हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका इसके अंडर में कवर हो जाएगा। कुछ इसमें चैलेंजेस समस्या है, जैसे कि संसाधनहीन, यानी कि उनके पास रिसोर्स नहीं होते, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होते नहीं है कि कोई बेल करने के लिए कोई आ जाए, है ना। तो ये भी एक बड़ा एक समस्या है। सामाजिक कलंक, उन्हें ये भी डर लगता है कि यार समाज वाले क्या बोलेंगे, उनके एक स्टिग्मा अटैच होता है इसके साथ में। हिंसा और दुर्व्यवहार भी होता है खासकर जेल के अंदर में। स्वास्थ्य समस्या भी होती है। ये सब कुछ कुछ नॉर्मल है, इसको आप भी लिख सकते हैं अपने टर्म में, आसान है। लेकिन यहाँ पर एक टर्म है जो कि आपको ज्यादा ही फोकस करना पड़ेगा। खासकर सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई थी, न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय जो कि सेवानिवृत्त थे, रिटायर्ड थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इन्होंने जो खासकर जो अंडर ट्रायल्स है उनके लिए भी, और जो प्रिजनर्स हैं जो मतलब जो सजा काट रहे हैं उसके लिए भी यहाँ पर कुछ बातें इन्होंने कही। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले बात ये कहा कि लॉयर जो होते हैं ना, वकील, एक वकील में आपके 30% इस रेशियो में आपके होने चाहिए, लेकिन ये भी इंडिया में फुलफिल नहीं हो रहा है। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी जो ढांचा है बोलते हैं, ये भी आपका प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। इसके बाद बोला गया फास्ट ट्रैक, जो आपका जो स्पीडी फास्ट ट्रैक जो आपका जजमेंट होता है, ये भी आपका फैसिलिटी होना चाहिए। इन्होंने बेसिकली रिकमेंड दिया कि क्या क्या होना चाहिए अंडर ट्रायल्स के लिए और प्रिजनर्स के लिए। प्रिजनर्स के लिए वहां पर ये भी बोला गया कि एक तो बात ये बोला गया अंडर ट्रायल्स के लिए कि जो अंडर ट्रायल्स है उससे आप जेल में मत रखो ही मत, उसके लिए वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी है। तो उनके लिए बोला गया कि आईसीटी अच्छा कर लो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी अच्छा कर लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उससे बात कर लो, क्या है क्या नहीं, जेल में डाल के ये अच्छा नहीं है। उसके बाद में एक पॉइंट ये भी बोला गया कि आईसीटी के बाद में कि एक तो पॉइंट कौन सा था आईसीटी के बाद में, हाँ, कि जज जो है ना, जजेस के भी नंबर बढ़ा दो, क्योंकि जजेस कम है तभी तो यहाँ पर जजमेंट कम हो रहे हैं। क्योंकि जब तक जज नहीं बढ़ेंगे तब तक जजमेंट होगा नहीं, क्योंकि पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा है। तो ट्रायल अंडर ट्रायल केसेस कैसे भी यहाँ सॉल्व होंगे। तो ये भी इसमें बात इसमें रखा गया। तो ये आप नाम लिखेंगे, जितना हम पॉइंट बोले हैं उसमें सब कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सर तो बोले हैं, ये नाम लिखिए
2 से 3 पॉइंट काफी होता है, ठीक है, क्योंकि आपके आंसर में डाइवर्सिटी चाहिए, विविधता चाहिए। तो डाइवर्सिटी कैसे है, जब आपके पॉइंट्स अलग अलग होंगे, जितना अलग होगा, हर एक लाइन में कुछ अलग अलग पॉइंट होंगे, ठीक है, और कंटेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब जो भी आए वो लिख दे। तो ये आप ये नाम लिख लीजिए, खासकर ये न्यायमूर्ति अमिताभ जोराई जो समिति बनाई गई थी, ये आपके अंडर ट्रायल्स के लिए और आपके जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, उसके लिए है। तो जहां भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये आप नाम जरूर कोट कीजिएगा, इसका इनका रिकमेंडेशन बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि टाइम तो ऑलमोस्ट हो गया है, तो यहीं तक रखते इस कहानी को। थोड़ा सा बस ये इमेज देख लीजिए, दिल्ली में आपका अंडर ट्वेल्थ बहुत ज्यादा है, 91% समथिंग थाउजेंड। ये आप डेटा इसको देख लें एक बार। वैसे एक दो आर्टिकल छूट गए, दो नहीं 3 आर्टिकल छूट गए, कोई बात नहीं। ये रहा आपका एनसीईआरटी समग्र, जो कि आपको मालूम है रिसेंटली आपके लिए अवेलेबल है 999 में। एनसीईआरटी कोड है, 17 दिसंबर तक ये आपका उपलब्ध है। और फीचर्स की बात करें तो क्लासेस, आपके लाइव क्लासेस, वर्कबुक्स आपको मिल जाते हैं, एनसीईआरटी टॉपिक्स लिंक विद जीएस हो गया, मेंस आंसर राइटिंग हो गया, ये आपके यहाँ मिल जाते हैं। एप्लीकेशंस के लिए अगर जो लोग डाउनलोड नहीं किए उनके लिए प्ले स्टोर जाएंगे, सर्च करेंगे एग्जामपुर, तो एक इंटरफेस आपके पास में आएगा, एग्जामपुर सरकारी नौकरी पे। इसको इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, और जितने भी फीचर्स जो कि एग्जामपुर आपको प्रोवाइड करता है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस हो गया, फ्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हो गया, ठीक है, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट हो जाते हैं, फ्री पीडीएफ्स, स्ट्रक्चर पेड कोर्सेज, जॉब अलर्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। फिर भी कुछ फर्दर डाउट्स और क्वेरीज के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कभी कॉल नहीं लगे तो नीचे वाले में व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। तो क्लास कैसा लगा, जो क्वेश्चन पूछे खासकर उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि यमुना और गंगा कहाँ मिलती है, इसका आंसर ऑफलाइन कमेंट में दीजिएगा। बाकी क्लास के रिगार्डिंग जो फीडबैक है आप ऑफलाइन कमेंट में दे सकते हैं, अच्छा बुरा दोनों मिला के। और मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।